Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, happy Independence Day to all of you. And we were discussing about the topic equilibrium. Well, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इक्विलिब्रियम को कल पार्ट 1 कवर किया था। उसमें मैंने आपको फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का जो डिटेल में टॉपिक करवाया था, एंड यू हैव वेल पार्टिसिपेट इन दैट ट्यूटोरियल। एंड अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इक्विलिब्रियम का, डैट इज़ फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड आई हैव रिटन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल। यू कैन सी वाइट बोर्ड बिहाइंड मी, एंड उसमें मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं वो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक से गो थ्रू होते हैं, अभी कौन कौन से टॉपिक हमने आज कवर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम आज हम करने जा रहे हैं। इसमें कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस्ड एंड साल्ट। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ रहेगा एसिड बेस्ड एंड साल्ट क्या होते हैं। और एसिड बेस्ड साल्ट की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट जो केमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। जैसे रहीनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ कंजुगेटेड एसिड एंड बेस, एंड लुईस एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, डाई एंड पॉली एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड सोलबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट जो KSP होता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में करेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे डैट इज़ अ कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट होता है जब कॉमन आयन हम ऐड करते जाते हैं तो आयन की जो आयोनाइजेशन है किसी एसिड या बेस की, वो हाल्टेड हो जाती है, कम हो जाती है। और उसमें KSP एंड QSP में क्या रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड उसके बाद हम साथ में कवर करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। एंड साथ में आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस कैसे होती है, उसका जो आयोनाइजेशन कोफिशिएंट है डैट इज़ Ka एंड Kb, इसका क्या रिलेशन है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है वो हम करेंगे। पीएच स्केल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और Ka जो आयोनाइजेशन कोफिशिएंट फॉर द एसिड एंड Kb आयोनाइजेशन कोफिशिएंट फॉर बेसिक का क्या रिलेशनशिप है विद द Kw है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर से क्या है, दैट इज़ अ Ka इंटू Kb। एंड साथ में हम pKa प्लस pKb इक्वल टू pKw इक्वल टू 14। जो pH आपकी है वो 14 होती है, 14 से ज़्यादा राइज नहीं करती। ये क्यों है, ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट हैं जो हम आज कवर करने जा रहे हैं। इनमें से जो डाई एंड पॉलिक एसिड एंड बेसिक है ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। एंड चलिए अभी हम अपना ट्यूटोरियल चलते हैं, मूव करते हैं अपनी बुक के सेशन पे, एंड डिटेल में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छे से समझ रहेगा, एंड ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू। चलिए अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। आज हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पे न्यूमरस इक्विलिब्रियम है जो कि जिसमें सिर्फ आयन ही काम करते हैं। द फॉलोइंग सेक्शन विल स्टडी द इक्विलिब्रियम इन द आयन। वी आर वेल नोन डैट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। शुगर पानी में डिज़ोल्व कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट जब हम साल्ट NaCl ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आल्सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द कॉमन साल्ट। जैसे जितना हम NaCl डिज़ोल्व करते जाएंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मिचेल फ्राइडे जो थे उन्होंने सब्सटेंसेस को क्लासीफाई किया था इन द 2 कैटेगरी ऑन एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे डिज़ोल्व होने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे आफ्टर डिज़ोल्विंग उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा था। फिर उन्होंने आगे क्लासीफाई किया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे जिनको पानी में घोला जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं अपने कैटायन एनायन में एंड कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते उसको उसने क्या नाम दिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे NaCl की बात कर रहा है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl कंपेयर जो है
कंप्राइज इंटायरली ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड, इसमें पूरे होते हैं। बट जो एसिटिक एसिड होता है उसमें अनआयोनाइज जो होता है एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो इसलिए NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। So because of this almost 100% ionization in case of sodium chloride as compared to less than 5% ionization in the case of the acetic acid. So इतनी कम रह जाती है इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आगे भी बताया हुआ है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, weak electrolyte established between ion and unionized molecule. This type of equilibrium in the aqueous solution is called ionic equilibrium। यानी अपने कटाइन अनाइन में या आयोनाइज में या अनायनाइज में जो होता है वो आयनिक इक्विलिब्रियम है। एसिड बेस एंड साल्ट जो हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। एसिड वेट साल्ट के ऊपर बात करते हैं। एसिड वेट साल्ट जो है ये काफ़ी नेचर में है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपके स्टमक में होता है और गैस्ट्रिक लाइनिंग स्क्रीट करती है और 1.2 से 1.5 लीटर हर रोज़ स्क्रीट होता है और आपको खाना पचाने में ये ज़रूरी है। एसिटिक एसिड जो है ये मेन कंसिक्वेंट है विनेगर का है। लेमन एंड ऑरेंज का जो जूस है उसमें सिट्रिक एसिड एंड अस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड टार्टरिक एसिड जो है टेरामिड जो इमली में होता है। सो द मोस्ट ऑफ द जो एसिड है खट्टे होते हैं। द वर्ड एसिड मोस्ट ऑफ द एसिड टेस्ट सोर। जो एसिड जो है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसडीएस से लिया गया जिसका मीनिंग है खट्टा। एसिड जो है आर नोन टू टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देते हैं और डाई हाइड्रोजन देते हैं जब उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कलर कर देते हैं और उसका जो टेस्ट है वो क्या होता है, कौड़ा होता है, कड़वा होता है, जैसे साबुन होता है। कॉमन एग्जांपल बेस की है वाशिंग सोडा यूज़ इन वाशिंग पर्पस। बेन एसिड आर बेस, जो एसिड बेस को जब हम मिक्स कर देते हैं एक राइट प्रोपोर्शन में तो साल्ट बन जाता है। जैसे एग्जांपल है साल्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट का। एंड इट इज़ फाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी NaOH उसका बेस है, HCl एसिड है, दोनों को मिलाने से NaCl बन जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड में। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं दो बीच जो चार्जेस हैं कटाइन एनाइन में, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सियल होती है। जो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपको पता ही है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 80। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है कम होगा। सो व्हेन द सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक जो इंट्रैक्शन है रिड्यूस हो जाती हैं बाय फैक्टर 80 और ये फैसिलिटेशन करवाती हैं आयन की मूवमेंट को। आल्सो जो वेल सेपरेटेड हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रेशन विद वाटर, जब डिज़ोल्व करते हैं फिर भी ये सेपरेट हो जाते हैं। कंप्राइजिंग द आयोनाइजेशन ऑफ HCl विद द एसिटिक एसिड इन द वाटर, हमने क्या फाइंड किया है, बोथ ऑफ देम जो है वो पोलर है एंड फार्मर इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज कंस्टिट्यूएंट वाइल द लेटर इज़ पार्शली लेस देन 5%। सो एक्सटेंट जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होती है वो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। और टर्म डेजोल्यूशन एंड आयोनाइजेशन हैव अर्लियर बीन यूज्ड टू डिफरेंट मीनिंग। तो डेजोल्यूशन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन इन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सच ए सॉलिड स्टेट सच एज द सोडियम क्लोराइड। ऑन द अदर हैंड जो आयोनाइजेशन है जिसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है अपने चार्ज में, तो ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बट जो बेसिकली जो डेजोल्यूशन का मीनिंग है उसमें डिज़ोल्व करना, जब वो पानी में या एक्वस मीडियम में हिलाते हैं शेक करते हैं तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं। आई होप आपको ये एसिड बेस साल्ट का कंसेप्ट जो बेसिक समझ आ गया है। आगे हमारे पास है रीनियस कंसेप्ट। रीनियस ने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने कहा था कि जो सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाता है पानी में और H पॉजिटिव आयन देता है, बेस है जो प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सल। तो जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड है, जो OH देता है वो बेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये एक बेयर प्रोटोन है H पॉजिटिव जो वेरी रिएक्टिव है पर इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता।
तो इसको हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, यानी H पॉजिटिव आयन एक अनस्टेबल जो स्पीसीज़ है, इसको H3 पॉजिटिव में आना ज़रूरी है, जो हाइड्रोनियम आयन है। सिमिलरली जो बेस मॉलिक्यूल है लाइक MOH जो आयनाइज इन एक्वस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो इस फॉर्म में बन जाता है। जो हाइड्रोक्सल आयन है वो एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म विद द एक्वस सोल्यूशन। जो अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस का है, however suffer from the limitation of being applicable only to the aqueous solution and also does not to the basicity substance जैसे अमोनिया which do not have OH negative। सो अर्हीनियस का कंसेप्ट सिर्फ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के लिए। तो कई ऐसे एसिड बेस भी हैं जिसमें ये चीज़ें आती नहीं हैं, फिर भी वो एसिड एंड बेस होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस का कंसेप्ट आगे आया था। जो डेनिश केमिस्ट थे जोनेस ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी, उन्होंने एक मोर ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन दी थी, तो उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है। तो उसने कहा था एसिड क्या चीज़ है, थोड़ा इस यहाँ पे फोकस करिए ध्यान से। डेट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द हाइड्रोजन आइन एंड बेस विच कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द H पॉजिटिव। उसने कहा था जो H पॉजिटिव दे देता है वो एसिड है, जो ले लेता है बेस है। तो यहाँ पे एसिड आर प्रोटोन डोनर वाई द बेस आर द प्रोटोन एक्सेप्टर। सिंपल बात करती, OH नेगेटिव का यहाँ से निकाल ही दिया। सो यहाँ देख सकते हैं अमोनिया है वाटर से, तो ऐड प्रोटोन NH पॉजिटिव बन गया, ये ले रहा है तो ये बेस आ गया। तो एसिड की बात कर रहा है, वाटर प्रोटोन दे रहा है OH नेगेटिव, तो ये एसिडिक आ गया, ये बेसिक आ गया। सो बेसिक सोल्यूशन इज़ फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो इन दिस रिएक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल है एक प्रोटोन डोनर का काम करता है, अमोनिया जो है एक प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करता है। सो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस जो है इस वे में आता है। तो इन द रिवर्स रिएक्शन जो H पॉजिटिव ट्रांसफ़र फ्रॉम द अमोनिया टू OH नेगेटिव, जो रिवर्स में जो अमोनिया से फिर H पॉजिटिव चला जाता है, OH से वाटर बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। सो द एसिड बेस पेयर डैट डिफर ओनली बाय वन प्रोटोन, यानी इसमें से प्रोटोन का डिफरेंस है, यानी NH पॉजिटिव से H पॉजिटिव निकाल देंगे अमोनिया बन जाएगा, OH नेगेटिव में H पॉजिटिव डाल देंगे वाटर बन जाएगा। तो इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ से। सो द OH नेगेटिव जो है ये कंजुगेटेड बेस है ऑफ एसिड H2O एंड NH4 इज़ कंजुगेटेड एसिड ऑफ बेस अमोनिया, यानी NH4 एक कंजुगेट एसिड है अमोनिया का एंड OH नेगेटिव एक कंजुगेटेड बेस है एसिड वाटर का। सो इट्स कंजुगेट बेस इज़ वीकर बेस एंड वाइस वर्सा, ऐसे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आयोनाइजेशन ऑफ द HCl इन वाटर। तो HCl जो है एक्वस एक्ट एज एन एसिड बाय डोनेटिंग प्रोटोन, ठीक है, टू H2O विच एक्ट एज बेस। यानी HCl प्रोटोन देता है तो एसिड की तरह काम करता है, पानी यहाँ बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ देख सकते हो जो वाटर है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि प्रोटोन ले रहा है। जो H3O पॉजिटिव स्पीसीज प्रोड्यूस होती है जो वाटर एक्सेप्ट करता है प्रोटोन फ्रॉम HCl। सो जो Cl नेगेटिव है ये कंजुगेटेड बेस है HCl का, तो HCl जो है इज़ द कंजुगेटेड एसिड ऑफ Cl नेगेटिव। सिमिलरली वाटर जो है ये कंजुगेटेड बेस ऑफ एसिड है H3O पॉजिटिव का, HCO पॉजिटिव एक कंजुगेटेड एसिड है ऑफ वाटर बेस का। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व डैट द ड्यूल जो रोल है पानी का एसिड एंड बेस की तरह ये काम करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आगे कंसेप्ट है लुईस एसिड बेस का, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा ही चुका हूँ, किसी थ्योरी में करवाया था मैंने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो 1923 में उसने दिया था, यानी एसिड एक स्पीसीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, बेस है जो देती है। एज द बेस आर कंसर्न्ड देयर इज़ नो मच डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्स्टेड लॉरी लुईस कंसेप्ट। सो एज द बेस प्रोवाइड ए लोन पेयर in the both cases, however the Lewis concept many acid do not have proton। a typical example जो जहाँ electron deficient species है BF3 and ammonia। तो BF3 जो है इसमें प्रोटोन नहीं है but still act as acid and react with ammonia by accepting its lone pair। यानी जैसे H पॉजिटिव का कंसेप्ट यानी हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से, तो यहाँ पे ल्यूइस का क्या कहना है, यानी एसिड जो है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है
तो BF3 एक एसिड है जो कि अमोनिया का इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो यहाँ ये कंसेप्ट चलता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कैन एक्ट एज लुईस एसिड। बाइल जो वाटर है, अमोनिया है, OH नेगेटिव जिसमें लोन पेयर है वो अपना दे सकते हैं, वो लुईस बेस की तरह काम करता है। आई होप आपको ये लुईस एसिड एंड बेस समझ आ गया होगा। आगे आता है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जो रहीनियस का कंसेप्ट है एसिड बेस का, वो यूज़फुल है इन द केस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एज अ आयोनाइजेशन इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़रूरी है कि उस मीडियम में हो जाती है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है परक्लोरिक एसिड HClO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग है। एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, ये भी है। हाइड्रोआइडिक एसिड HI एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डेसोशिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली। आयोनाइजेशन इसकी चांसेस ज़्यादा है, तो प्रोटॉन दे देते हैं। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारे पास। तो ये कम्प्लीटली डेसोशिएट OH नेगेटिव दे देते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सो रहीनियस का जो कंसेप्ट है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर वेरी एबल टू कम्प्लीटली डेसोशिएट एंड प्रोड्यूस HCO पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जितना ज़्यादा देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा OH नेगेटिव देता है स्ट्रॉन्ग बेस है। सो यहाँ आप इसको याद कर सकते हो। सो द स्ट्रॉन्गर एसिड जो डिनोट करता है प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। सो इट फॉलो डैट द जो स्ट्रॉन्ग एसिड है डेसोशिएट करता है कम्प्लीटली पानी में, और रिजल्टिंग द बेस फॉर्म्ड वुड बी वेरी वीक। द स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी वीक कंजुगेटेड बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका वीक कंजुगेटेड एसिड होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे परक्लोरिक एसिड है, HCl है, HBr है, HI है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देते हैं कंजुगेटेड बेस। इसका अगर पॉजिटिव निकाल देंगे तो नेगेटिव Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये वीक बेस है, पानी से भी वीक है। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो वीक कंजुगेटेड एसिड हमें दे देते हैं। जैसे एक वीक एसिड नाइट्रस एसिड एंड HF है, एसिटिक एसिड है। इट शुड बी नोटेड डैट जो वीक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस होता है, जैसे ये हमारे पास आ गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। आगे आयोनाइजेशन कंसेप्ट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। So some substance like water are unique to their ability of acting both acid and base. तो in presence of an acid जो HA जो है it accept as the proton and act as the base, while in the presence of the base being active it act as the acid by donating a proton. So in pure water one water molecule donate proton and act as acid, and another वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्ट एज बेस। तो बेस की तरह भी काम करता है तो एसिड की तरह भी काम करता है। तो यहाँ जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड है ये बेस है, ये कंजुगेटेड एसिड बन गया, ये कंजुगेटेड बेस बन गया। सो डेसोसिएशन कांस्टेंट जो है इसका इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट है, द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ वाटर एज ए प्योर लिक्विड एंड इट्स कंसनट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। जो वाटर है इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू गिव द न्यू कांस्टेंट दैट इज़ द KW, जो इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये कांस्टेंट यहाँ आ जाता है डेसोसिएशन कांस्टेंट। सो H पॉजिटिव जो आयन है हैज़ फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली, इतनी वैल्यू है इस कांस्टेंट की, एंड डेसोसिएशन ऑफ वाटर जो है ऐसे बनता है। तो यहाँ जो इसका कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर की इतनी है, मास इतना है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। जो 10⁻⁻⁷ तो ऐसे ये फैक्टर आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम है लाइक मैनी टुवार्ड अनडेसोशिएटेड वाटर, जब डेसोशिएटेड नहीं है। तो ये जो यहाँ आ रहा है रेशो ऑफ डेसोशिएटेड वाटर टू द अनडेसोशिएटेड ऐसे निकलती है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड, न्यूट्रल एंड बेसिक एक्व सोल्यूशन बाय रिलेटिव वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव। यानी इसके हिसाब से हम देख सकते हैं भी ये एसिड है, न्यूट्रल है, बेसिक है। अगर H3 पॉजिटिव ज़्यादा दे रहा है पानी में OH नेगेटिव से तो एसिड है, जब बराबर आ रहे हैं तो बेसिक न्यूट्रल है, ज़्यादा कम आ रहे हैं तो बेसिक है। सो pH स्केल की बात करते हैं।
जो हाइड्रोनियम आइन कंसनट्रेशन है इन द मोलैरिटी इज़ मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस इन द लॉगरिथमिक स्केल। यानी जो पीएच है एच पॉजिटिव आयन हो एच नेगेटिव को पीएच स्केल में लिखा हुआ है लॉग की फॉर्म में। ये डिफाइन होती है नेगेटिव लॉग बेस टू 10 का जो एच पॉजिटिव के हिसाब से। सो सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे, मोलैरिटी जो है इसकी लेस देन 0.01 से, तो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आइन जो है इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मोलैरिटी के हिसाब से आ जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट द एक्टिविटी हैज़ नो यूनिट एंड जो इसे डिफाइन करते हैं इस तरह से। सो एच पॉजिटिव आइन को मोलैरिटी से डिवाइड करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो वो उसकी पीएच आ जाती है। जैसे एसिडिक सॉल्यूशंस हैं HCl हैं 10⁻⁻² है, इसकी pH 2 आ जाती है। NaOH है इसमें -4 है, इसकी जो एंड H3O पॉजिटिव 10⁻10 है एंड इसकी जो pH है 10 आएगी। तो यहाँ पे आपने H की देखनी है बेसिकली एट 25 डिग्री। सो pH स्केल में हम क्या देखते हैं H पॉजिटिव आइन को। ऐसे ही एसिडिक सोल्यूशन जो है जो कि पोजेस करता है कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, जिसकी कंसनट्रेशन आपकी 10⁻⁷ से ज़्यादा होती है, बाल जो बेसिक सोल्यूशन है उसकी जो इससे लेस होती है। यानी एच पॉजिटिव आइन 10 से अगर माइनस से ज़्यादा है तो एसिडिक है, कम है तो बेसिक है। तो एसिडिक सोल्यूशन में जो पीएच होगी आपकी डेट विल बी लेस देन 7, बेसिक ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल इक्वल टू 7। ये ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, कोई इतनी बात नहीं है, यहाँ पे लोअर क्लासेस में बड़ा है। तो यहाँ पे जो लॉगरिथमिक लिया है इस इक्वेशंस का, जो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो कांस्टेंट है, इसमें आप ले सकते हो प्रोटोन एंड अनाइन एंड कनाइन की फॉर्म में, तो ये 14R है, तो टोटल 14R है। तो नोट डैट जो ये कांस्टेंट है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करता है और पीएच की जो वेरिएशन आती है। तो यहाँ पे pK जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फॉर एक्वा सोल्यूशन एंड कंट्रोल द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइन इन देयर प्रोडक्ट इज़ ए कांस्टेंट। इट शुड बी नोटेड दैट द पीएच स्केल जो है इज़ ए लॉगरिथमिक है एंड ए चेंज इन द पीएच जस्ट एज 1 यूनिट आल्सो मीन द चेंज इन द H पॉजिटिव आइन बाय फैक्टर 10। सिमिलरली जो हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन H पॉजिटिव आइन चेंज करती है बाय फैक्टर 100। सो वैल्यू ऑफ pH चेंज बाय 2 यूनिट। नो यू कैन रियलाइज बाय द चेंज इन द pH विद टेम्परेचर इज़ ऑफन इग्नोर। सो टेम्परेचर के हिसाब से pH को इतना हम स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं रखते, इग्नोर करते हैं। सो मेज़रमेंट pH का यहाँ जो स्ट्रिप बनी हुई है pH स्केल की 14 तक जाती है, ठीक है ना। क्यों जाती है जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ लिटमस पेपर से आप जज कर सकते हो pH स्केल को, तो डिप करोगे किसी में उसकी pH के हिसाब से कलर में आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। ये एक pH मीटर है। आगे बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड। सो यहाँ पे कोई वीक एसिड है HX, इसको पार्शली आयोनाइज हुआ है। सो इसमें HX को वाटर में डिज़ोल्व किया, H3 पॉजिटिव H नेगेटिव आ गया। तो अल्फ़ा एक यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है, तो यहाँ पे मोलैरिटी M है, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे M है -C अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑफ अनडेसोशिएटेड एसिड टाइम 0। यहाँ अल्फ़ा है एक्सटेंट अप टू विच द ये आयोनाइजेशन है, यानी अल्फ़ा एक एक्सटेंट है आयोनाइजेशन का। तो यहाँ पे HX जो है आयोनाइज हुआ है टू आयन। यूजिंग दिस नोटेशन जो आप इक्विलिब्रियम जहाँ ड्राइव कर सकते हो, दिस इज फॉर यू Ka। यहाँ ये कांस्टेंट है C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस C कॉमन रख लिया अल्फ़ा। सो C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। यो Ka है डेट इज़ द डेसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो फॉर HX इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। सो एट ए गिवन टेम्परेचर T जो आपका K एक कांस्टेंट है, ये स्ट्रेंथ मेज़र करता है एसिड HX की। डेट इज़ लार्जर द वैल्यू K स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। Ka इज़ द डायमेंशनलेस क्वालिटी विद अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंसनट्रेशन जहाँ पे 1 मोल रखी हुई है। यानी ये जो एसिड की Ka फॉर द एसिड है ना, तो ये जो कांस्टेंट ऐसे आ जाता है, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इनकी वैल्यू आगे लिखी है अलग अलग एसिड की। जैसे यहाँ पे मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँगा
तो आपको यहाँ से ईज़िली जज हो जाएगा, जितना वो पॉजिटिवली जा रहा है वो यहाँ आएगा। तो पीएच स्केल फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हैज़ यूज़फुल बिसाइड, इसके हिसाब से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पीके है, लॉग पीके आ गया। नोइंग द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनिशियल कंसेंट सी, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड द पीएच स्केल। यानी इससे हम पीएच भी जज कर सकते हैं कांस्टेंट के हिसाब से, इसका लॉगरिथमिक लेके। सो ये जर्नल स्टेप वाइज अप्रोच है डेट अडॉप्टेड टू वैल्यूएट द पीएच ऑफ द बेक एसिड। तो इसमें क्या करोगे, पहले आप स्पीसीज से जो इसमें है बिफोर जो डेसोसिएशन है आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉन्स्टैंड लोरी के हिसाब से, फिर इसको बैलेंस करते हैं दोनों साइड पे। फिर रिएक्शन विद द हायर के ए इज़ आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी रिएक्शन, जिसकी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इन लिस्ट द टेबुलर फॉर्म ऑफ द वैल्यू, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन सी, चेंज इन कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन में फॉर प्रिंसिपल रिएक्शन टू सॉल्व द अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन प्रिंसिपल रिएक्शन। तो यहाँ ऐसे हम इसको कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट के हिसाब से हम आपको पीएच भी जज कर सकते हैं। तो यहाँ ये एग्जांपल लिखी हुई है, तो ईज़िली यहाँ आप अंडरस्टूड कर पाओगे। जैसे HF वाटर है, ये है, इसका कांस्टेंट दिया है, इसका ये कांस्टेंट दिया है, इसको आपने करना है। यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, फिर बाद में कंसंट्रेशन क्या बनी, फिर इसको कंसंट्रेशन पावर को डिवाइड किया इस क्वेश्चन में पुट करके, अल्फ़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपने ले ली, तो ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे, तो आप इस तरह से पीएच भी ले सकते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको पता हो तो आप पीएच किसी एसिड या बेस की निकाल सकते हो। ये यहाँ इसका एडवांटेज है। आगे आयनाइजेशन ऑफ द वीक बेस के लिए आपको के बी कांस्टेंट यहाँ फॉर द बेस आएगा, सेम ट्रेंड में चलेगा। यहाँ OH नेगेटिव आप देखोगे, यानी जितना ज़्यादा उसका के बी का वैल्यू होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी नेगेटिव होगी उतना वो कम बेसिक होगा। सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे अमाइन है, जो वीक बेस है। अमाइन जो हैं डेरिवेटिव हैं अमोनिया के, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम जहाँ रिप्लेस हो गए हैं बाय अनदर ग्रुप, जैसे मिथाइलमाइन, कोडाइन, क्विनाइन है, निकोटाइन है। ऑल बिहेव एज द वीक बेस ड्यू टू इनकी जो के बी वैल्यू काफ़ी कम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसको भी यूज़ करके आप इसका पीएच स्केल कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखिए रिलेशन के ए एंड के बी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यानी कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेसिक का यहाँ रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। ये अमोनियम एक बेसिक है, इसको ब्रोंस्टैंड एसिड बेस में कंजुगेटेड बन रहा है। इसके के बी की वैल्यू निकाल ली, के ए की वैल्यू निकाल ली, के डबल, जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के डबल जो आ जाएगा। तो बेसिक जो नेट आपने लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेट रिएक्शन ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द टू और मोर रिएक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेट ऑफ कांस्टेंट K1 K2 मल्टीप्लाई करते जाते हो। सिमिलरली जो कंजुगेटेड एसिड बेस है, इसमें के ए एंड के बी इक्वल टू आएगा के डबल यू, यानी जो आपका के डबल यू है वो के ए एंड के बी को मल्टीप्लाई करेगा। एंड अल्टरनेटिवली जो अबाबक एक्सप्रेशन है के ए के बी ऐसे आएगा। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। और आगे आप के डबल यू एंड के ए इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड फॉर्म में। एंड यहाँ पी के हिसाब से भी इसको पीएच स्केल के हिसाब से भी लिख सकते हो, लॉगरिथम लेके पी के ए, पी के बी, पी के डबल यू इक्वल टू 14। टोटल यहाँ 14 आएगा 298 के ऊपर, क्योंकि 14 के ऊपर आपकी स्केल जाती ही नहीं है। तो डिटर्मिन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पीएच, यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है। आयनाइजेशन कांस्टेंट कैन बी टेकन, यूज़ किया जा सकता है। कांस्टेंट जो एसिड के निकाले हुए हैं आपको ये मिल भी जाता है, चार्ट न्यूमेरिकल निकालने हो तो ये जैसे एग्जांपल दी है अमोनिया की फॉर्म में, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। आगे आते हैं आपके डाई एंड पॉली एसिड एंड डाई एंड पॉली बेस। सम ऑफ द एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसमें मोर देन वन आयनाइजेबल प्रोटोन है पर मॉलिक्यूल, तो उनको हम पॉली एसिड या बेसिक कहते हैं। तो आयनाइजेशन रिएक्शन जैसे
डाई बेसिक है, H2X है, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। तो जिसमें बेस डोनर ज़्यादा है वो बेसिक ज़्यादा काम करेंगे पॉली, जिसमें H पॉजिटिव ज़्यादा वो ज़्यादा पॉली एसिड की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Ka1 एंड Ka2 ये फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। जैसे वो आयोनाइज होता जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, यानी जितने उसमें होंगे उतना कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली जैसे ट्राई बेसिक H3PO4 है, इसमें 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएंगे K1 K2 K3। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, एस्पारिक है, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें K1 K2 K3 नहीं है। ये जिसमें K1 K2 ये डाई एसिड है, ये आपका ट्राई एसिड है। तो इस पर जैसे हायर द ऑर्डर जितना आता जाएगा, सिमिलर लोअर द आयोनाइजेशन ऑफ द पॉलीट्रॉपिक एसिड। तो रीज़न फॉर डैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर। तो यहाँ पे removing a proton from the uncharged H2CO3, that is similarly it is difficult to remove a proton from doubly charged HPO4 2 negative 9। तो यानी जो वो चार्ज है अनडिजॉल्व है वो एक वीक एसिड बेस की तरह काम करेगा। तो पॉलीट्रॉपिक एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एसिड जैसे H2A, HA नेगेटिव, HA नेगेटिव, तो ये डाइट्रोपिक एसिड है। H2A बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो प्राइमरी रिएक्शन इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ H2A एंड H3O पॉजिटिव, तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो जो जितना ज़्यादा वो डिज़ोल्व होगा वो पॉली एसिड एंड बेस होगा। अगर उसमें डेजोलेशन कम आ रही तो पॉलीट्रॉपिक एसिड या बेस आएगा। बाकी कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ जो है ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जो HA बॉन्ड है डिक्रीज विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो HA बिकॉम स्ट्रॉन्गर एसिड। Also when HA bond become more and more polar, the electronegativity difference between HA and increase and markedly charge separation, cleavage of the bond easier हो जाती है और increasing the acidity। यानी HA bond आपका कितना स्ट्रॉन्गर है, जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना वीक होगा वो एसिड या बेस। बट इट शुड बी नोटेड दैट वाइल कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो HA बॉन्ड स्ट्रेंथ है इज़ मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसिडिटी डिटर्मिन करने में। एज द साइज़ ऑफ ए इंक्रीज़, जो कोई मेटल है नीचे जाने से बढ़ता है तो जो HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे HI, HBr, HI, तो इसमें जो एसिडिटी है वो इस ट्रेंड में इंक्रीज़ करती जाएगी। तो साइज़ जैसे इंक्रीज़ कर रहा है तो एसिडिटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से, क्योंकि सल्फ़र का जो साइज़ है ऑक्सीजन से ज़्यादा है। बट व्हेन वी डिस्कस द एलिमेंट विद द सेम रो में देखें तो HA बॉन्ड जो जहाँ पे पोलैरिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है। तो एज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द एसिड आल्सो इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जैसे इंक्रीज़ करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यानी अगर आपने डाउन द ग्रुप जाना है तो आपको साइज़ देखना पड़ेगा, अगर आपने सेम रो में जाना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये आपने फैक्टर याद करना। कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड, जैसे इसका डिसोल्यूशन किया तो एडिशन ऑफ एसिटेट आयन टू एसिटिक सोल्यूशन रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इफ द H पॉजिटिव आयन आर एडेड from an external source, then the equilibrium move in the direction of undissociated acetic acid, so in the direction of reducing the concentration of H positive ion. This phenomena is example of the common ion effect। तो जैसे आप undissociated में यानी डेसोसिएशन कर रहे हो किसी एसिड के, उसमें अनडेसोसिएटेड डाल रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं क्योंकि वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम इन एडिंग ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड मोर और मोर आयनिक स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दैट द कॉमन आयन इफेक्ट इज ए फिनोमिना बेस्ड ऑन द लीच-हीटरी प्रिंसिपल। तो लीच-हीटरी प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, क्योंकि जो एसिडिक pH बढ़ाने या कम है उसको कैंसिल करेगा। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इन ऑर्डर टू वैल्यूएट द pH ऑफ द सोल्यूशन रिजल्टिंग इन एडिशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटेट टू द 0.5 एसिटिक एसिड, आपने इसको ऐड किया तो pH पे क्या अफेक्ट करता है। तो इसमें आपने कांस्टेंट देख लिया है x, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है।
तो इस फॉर्म में आप लॉग की वैल्यू से इसको निकाल सकते हो। यानी अगर आप अनडेसोशिएटेड को ऐड करोगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, H पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे। यानी ऑन आयनाइजेशन ऑफ साल्ट आइदर एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड आयन ऑन एक्व सोल्यूशन और इंटरेक्ट विद वाटर टू रिफॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस। तो ये आ जाता है। सो जैसे pH ऑफ सोल्यूशन गेट अफेक्टेड बाय दिस इंट्रैक्शन, जो कटाइन है जैसे Na पॉजिटिव के है ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनाइन जो है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपली गेट हाइड्रेटेड बट डू नॉट हाइड्रोलाइज एंड therefore the solution of the salt formed from the strong acid and base are neutral। तो इस तरह से इसके जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर जाता है टू द न्यूट्रल वैल्यू। सो नो वी कैन कंसिडर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द साल्ट। साल्ट को हाइड्रोलाइज करना है। साल्ट ऑफ द वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम एसीटेट है, एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस अमोनियम क्लोराइड है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस जैसे CH3CONH4। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट केस में जो सोडियम एसीटेट है तो साल्ट ऑफ वीक एसिड है, तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग इसका है एंड स्ट्रॉन्ग बेस NOH गेट कम्प्लीटली आयनाइज, ऐसे आयनाइजेशन हो जाती है। तो एस्टेटाइन जो जैसे बनते हैं उसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है वाटर में, तो एस्टिक एसिड है, यानी इसको जब वाटर में ऐड करोगे तो फिर ये एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो एस्टिक एसिड एंड वीक एसिड है एंड रिमेन मेनली अनआयनाइजेशन ही रहता है पानी में। तो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द OH नेगेटिव कंसनट्रेशन, इसकी बढ़ती है। तो द pH ऑफ सच सोल्यूशन इज़ मोर देन 7। यानी अगर आप एस्टेट आयन को पानी में डिजोल्व करोगे तो pH इंक्रीज करेगी बिकॉज वो वीक है। सिमिलरली जो अमोनियम क्लोराइड है इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वीक बेस, तो इसमें जो pH क्या होगी इसकी कम होगी क्योंकि वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बफर सोल्यूशन। सो मैनी बॉडी फ्लूइड हैं जैसे ब्लड है, यूरिन है, इसकी डेफिनेट pH रहती है तो नॉर्मली चेंज नहीं होती एंड बेसिकली इसकी चेंज हो रही है तो बॉडी की माल फंक्शनिंग पता चल जाती है। तो pH कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। सो काफ़ी मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक फार्मूले हैं, इसमें pH को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो कुछ सोल्यूशन होते हैं जो pH को चेंज होने से रोकते हैं, रजिस्ट करते हैं, उसको बफर कहते हैं। तो जो बफर सोल्यूशन है इनमें जो pH है नॉन टू pH कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ pKa, यानी इसका एसिड का जो कांस्टेंट है ना बेस का कांस्टेंट है, दोनों को कंट्रोलिंग वे में रखने से बढ़ती है एंड रेशो ऑफ द साल्ट एंड एसिड और साल्ट ऑफ बेस को रखते हैं। सो मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट एज बफर सोल्यूशन अराउंड pH 4.75 एंड मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए बफर ऑफ 9.25। ये आपने याद कर लेना है। आगे है सोलुबिलिटी इक्विलिब्रियम और द स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट। स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट होते हैं जो कम सोलुबल होते हैं, उसमें क्या चीज़ें काम करती हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें काफ़ी फैक्टर हैं जो फैक्ट करते हैं, जो जैसे लैटिस इंथैल्पी है, साल्ट की सॉल्युशन इंथैल्पी है, ये इफेक्ट करती है। यानी फॉर ए साल्ट टू डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स आयन मस्ट बी ओवरकम बाय आयन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। यानी द सॉल्वेशन इंथैल्पी आयन इज रेफर टू द टर्म ऑफ सॉल्वेशन विच ऑलवेज नेगेटिव। सो एनर्जी इज रिलीज इन प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेशन इंथैल्पी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो इन केस ऑफ द नॉन पोलर की बात करें तो सॉल्वेशन इंथैल्पी जो है स्मॉल है, हैंस नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम लैटिस एनर्जी। सो द साल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर। सो जो नॉन पोलर है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, जो सॉल्वेशन एनर्जी कम होती है। तो लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो कम डिज़ोल्व होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ थर्मोडायनिक्स में। तो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 2 3 सोलूबल है, हाईली सोलूबल है, स्पेरिंगली है। सोलूबिलिटी जब इंक्रीज़ कर रही है 0.1 मोलर के हिसाब से, जब कम है इसके बीच में आ रही तो स्लाइटली है, इसके ज़्यादा है तो सोलूबल है, इससे कम है तो स्पेरिंगली सोलूबल है। तो इसमें आपको लैटिस एनर्जी है, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है। सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो इसमें बेरियम सल्फेट डिज़ोल्व कर रहे हैं, बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन को, तो के आपके यहाँ कांस्टेंट आ गया। सो के आपका जो Sp है तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जो सिंपली सोलबिलिटी प्रोडक्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी जो है अब इक्वेशन इसकी ये आती है, दिस मीन डैट फॉर द सॉलिड बेरियम सल्फेट इन इक्विलिब्रियम
with its saturated solution, the product of concentration of barium and sulfate ion equal to its solubility product. So the concentration of the two ion will equal in molar solubility of barium sulfate, the molar solubility is S. तो ये इसकी प्रॉपर जो सॉल्युशन को डिटरमिन करता है। तो यानी इसमें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ये मैटर करता है। सो एट साल्ट में गिव ऑन डेजोल्यूशन 2 और मोर देन 2 anion और कटाइन कैरिंग डिफरेंट चार्जेस, ये दे सकता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर साल्ट, जैसे जर्कोनियम फास्फेट है, ये इसका फार्मूला है, तो इसमें 3 जर्कोनियम कटाइन दे रहा है, इसका चार्ज +4 है, 4 फास्फेट आइन दे रहा है, चार्ज नेगेटिव है। इफ़ द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जर्कोनियम जो है S है, देन इट कैन बी सीन फ्रॉम स्टिक्योमेट्री के हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सॉलिड साल्ट जर्नल फार्मूला ये दिया है, मोलर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम S है एंड इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी रिप्रेजेंटेड, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसके 2 कोफिशिएंट है X एंड Y, इसको कोफिशिएंट को साथ डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट X एंड Y से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। सो यहाँ पे जो सॉल्युशन का कांस्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन जे इक्वल आ जाता है, बट अदरवाइज इट गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन और डेजोल्यूशन, यानी इससे पता चल जाता है भी डायरेक्शन प्रेसिपिटेशन हो रही है या डेजोल्यूशन हो रही है, तो ये कोफिशिएंट हमें डिटरमिन करवा देता है। तो यहाँ पे फार्मूलाज दिए हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट दिए हुए हैं, यानी इससे हमें पता चल जाता है अभी प्रेसिपिटेशन होगी या सॉल्युशन होगी, ये नोट कर लीजिए। कॉमन आइन इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी साइन, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। तो ली-चिटरे प्रिंसिपल बताता है अगर हम कंसंट्रेशन एसिड बेस में उसका अनडेसोशिएटेड आइन ऐड करते जाएंगे तो उसकी एसिडिटी बेसिसिटी इफेक्ट होगी। तो इसके लिए आपको जो सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट है एंड QSP है, ये सिमिलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ वन आइन डिक्रीज मोर द साल्ट विल डिसॉल्व टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आइन come again. So this is applicable even to the double salt like sodium chloride except due to the higher concentration of ion. So bees use their activity instead of their molarity. तो आपको ये कांस्टेंट काफ़ी हेल्प करते हैं। सो अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हो सोडियम क्लोराइड एंड HCl गैस पास कर रहे हो, तो सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज कंसनट्रेशन एक्टिविटी क्लोराइड आइन अवेलेबल फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ HCl। तो जो सोडियम क्लोराइड obtain is very high purity and we can get impurity like sodium and magnesium sulfate. So the common ion effect also use almost completely precipitation of a particular acid या salt, sparingly soluble salt with a very low value of solubility product of the galvanometric estimation में भी काम आता है। So we can precipitate silver ion as a silver chloride, ferric ion as it hydroxide hydrated ferric oxide and the barium ion as a sulfate of the quantitative estimation। तो ये हमें प्रेसिपिटेशन वगैरह में हेल्प करवाता है। तो solubility of salt of weak acid like phosphate increase at lower pH। So because the lower pH में जो concentration of the anion decrease करती है due to protonation, तो this in turn increase the solubility of salt, so the ये जो कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं। So satisfy the equilibrium। तो यानी अगर ये दोनों कांस्टेंट इक्वल आ रहे हैं तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, तो ये हमें ऐसे हेल्प कर देता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड डिक्रीज pH, यानी pH कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या pH बढ़ने से बढ़ती है, ये सारे फैक्टर अफेक्ट होते हैं। So students, this is the end of the lengthy tutorial. So thank you very much for your participation. काफ़ी अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया है एंड आई हैव नोटेड योर डाउट्स एंड क्वेरीज़। तो जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं मैंने नोट कर लिए हैं एंड हम वो अपने पेड ग्रुप में ज़रूर डिस्कस करेंगे, अपने डिस्कशन सेशन में रखने जा रहे हैं। एंड इसके बाद हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम उसका भी अलग से ट्यूटोरियल कल हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच and good luck for your exam and happy Independence Day again. Thank you.